स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूपी पुलिस के 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले पुलिस कर्मी होंगे रिटायर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा चलाया गया बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान। रावतपुर चौकी में गवाही देने गए विकलांग को आरोपी की सह पर पुलिस ने पीटा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्ट पुलिस वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्त देने की कार्रवाई शुरू की है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के एडीजी, पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नर को रिमाइंडर भेजा है। 5 सितंबर को निर्देश जारी करने के बाद भी जिलों से 50 साल से ज्यादा उम्र के अक्षम पुलिस कर्मियों की डीजीपी मुख्यालय को सूची नहीं सौंपी गई थी। मुख्यालय ने 50 साल से ज्यादा अक्षम पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कर 25 अक्टूबर तक सूची सौंपने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि कुछ ही समय पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार 50 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है। अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्त होगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों के ऊपर मुख्य सचिवों और सचिवों से 50 की आयु पार कर चुके स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया है। ऐसे कर्मचारियों की 31 जुलाई तक सूची तैयार करने को भी कहा गया था। जानकारी के मुताबिक ऐसे 30 अफसरों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसमें 17 समीक्षा अधिकारी, 8 अनुभाग अधिकारी, 3 अनुसचिव और 2 उप सचिव शामिल है। इन सबके खिलाफ पूर्व में हुई जांचों, कार्रवाई और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का ब्यूरो जुटाया जा रहा है ताकि उन्हें सेवा से हटाने के पर्याप्त आधार मौजूद रहे। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 15 वरिष्ठ आईटी अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया था। खबर बस्ती जिले से, जहां सोना थाना अंतर्गत असनपुरा पुलिस चौकी के प्रभारी विनोद सिंह और सिपाही विनोद द्वारा एक महिला के साथ अभद्रतापूर्ण बदसलूकी का व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने डीएम, एसपी, डीआईजीडी, जीपी, मुख्यमंत्री सहित महिला आयोग से किया है। पीड़ित महिला का नाम कौशल्या है, जो असनपुरा पुलिस चौकी क्षेत्र के दुबौली गांव की निवासी है। कौशल्या ने आरोप लगाया है चौकी प्रभारी ने उसके पुत्र महेश उर्फ मुकेश को सोना और रुधौली थाना क्षेत्रों के 2 चोरियों में फर्जी तौर पर फंसाकर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कौशल्या का यह भी आरोप है कि उसके गांव के अब्दुल कलाम का लड़का सुफियान मलिक उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजकर उन्हें परेशान करता रहा, जिसकी शिकायत कौशल्या ने असनपुरा पुलिस चौकी के प्रभारी से की थी। लेकिन चौकी प्रभारी अब्दुल कलाम के दबाव में कौशल्या के घर वालों को परेशान करने लगे, उसके लड़के को फर्जी मुकदमों में फंसा दिया। फिलहाल कौशल्या न्याय के लिए जिले के अधिकारियों का दरवाजा खटखटा रही है, उच्च अधिकारियों के संपर्क कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस चौकी प्रभारी असनपुरा के विरुद्ध कार्रवाई विभागीय अधिकारी नहीं कर रहे हैं। बेटा इलाहाबाद में रहकर रेलवे का तैयारी कर रहा था। जी। वो 28 जुलाई को घर आया, उसको एक दिन के बाद में पुलिस वालों उठाए घर से चोरी दिखा दिए और कहीं से फंसा दिए। एक समय हमारा लड़का, हम गांव में एक आदमी से मतलब झगड़ा था, तो उसमें पुलिस वालों 1 लाख रुपया ले लिए थे। तो हम पर, हमारे लड़कियों पर दबाव बनाए सुलह करने के। हम लोग सुलह किए नहीं, उनको पैसा वापस करना पड़ा। इसलिए हमको, हमारे लड़कियों को, हमारे घर वालों को पुलिस वालों तंग कर दिए हैं। इसके लिए हमारे लड़का को फंसा दिए हैं। इसी जलन से हमारे लड़का को घर से उठा करके सिद्धार्थ नगर में रहे हैं। बोलते हैं कि अभी तुम्हारा लड़का छूटेगा तो हम उसको फिर उठाकर जेल में डाल देंगे। इसी तरह हमारे घर पर आकर गालियां देते हैं, धमकी देते हैं। यही चीज़ हमको रास्ता चलना पार कर दिए हैं चौकी वालों। हमको, हमारे लड़की को आके घर पर धमकी देते हैं। आपने शिकायत नहीं किया? शिकायत किया, क्या शिकायत करेंगे? जब वो पैसा लौटा दिया तभी से हम लोग को देखकर जल रहे हैं। आपने कहाँ शिकायत किया अभी तक? अभी हम एसपी ऑफिस में दिए हैं, फिर महिला तो पुलिस अध्यक्ष को दिया हूँ, फिर डीआईजी के पास किया हूँ,
सबके पास हम शिकायत कर। खबर गोंडा जिले से, जहां पुलिस अधीक्षक गोंडा शैलाश कुमार पांडे ने शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत बच्चियों, महिलाओं के विरुद्ध छेड़छाड़ व यौन उत्पीड़न जैसी अप्रिय घटनाओं की रोकथाम हेतु राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोंडा में बालिकाओं को जागरूक किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक गोंडा ने बताया कि जनपद में समस्त थानों पर एंटी रोमियो टीम का गठन किया गया है। टीमों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर मिशन शक्ति की मुनादी की जा रही है। इस मुनादी के द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को पुलिस की चेतावनी दी जा रही है और उनकी अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए थानों में गठित महिला हेल्प डेस्क, हेल्प यूपी 112, वुमेन पावर लाइन 1090 आदि पुलिस की व्यवस्थाओं के बारे में भी अवगत करवाया जा रहा है। ऐसे में क्या था वो? देखिए, मिशन शक्ति के प्रथम चरण में जो हमारा जागरूकता पर विशेष जोर है, इसके अंतर्गत आज GGIC गोंडा में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें मेरे द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही साथ प्रिंसिपल GGIC मैडम, DIOS साहब, जो हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उनके अध्यक्ष महोदय और जो DPO हैं उन्होंने प्रतिभाग किया। साथ ही साथ यहाँ अध्यापिकाएँ, छात्राएँ सभी उपस्थित रहीं और मिशन शक्ति के बारे में सभी को अवगत कराया गया। साथ ही साथ महिलाओं, बच्चियों के क्या क्या अधिकार हैं इसके बारे में बताया गया। हमारे कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर्स हैं इसके बारे में डिटेल्स बताई गई, जैसे 1090, 112, 181। एंटी रोमियो स्क्वाड की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में अवगत कराया गया कि वो किस तरह काम करती है, कैसे हम इन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं इसके बारे में बताया गया। थानों पर जो महिला हेल्प डेस्क जो स्थापित की गई है उसमें उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें इसके बारे में अवगत कराया गया। नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन जो इस मिशन शक्ति के 3 कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में सबको जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि जो भी वायलेटर्स होंगे, जो भी महिलाओं, बच्चियों को परेशान करने वाले व्यक्ति होंगे, उनको विधिक प्रावधानों के अंतर्गत उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और महिलाओं को भी सेल्फ डिफेंस, अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त करने के बारे में भी उनको प्रशिक्षण समय समय पर दिया जाएगा। और इस तरह से हम सब मिलकर, आप मीडिया बंधुओं के सहयोग से हम लोग निश्चित तौर पे इस मिशन को बहुत ही ज़्यादा कामयाब बनाने में सफल हुए। क्या सर कोई रैली भी निकाली जाएगी महिलाओं? आगे के कार्यक्रम में बाइक रैली, नुक्कड़ नाटक, तमाम हमारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जो हम लोग करेंगे इसको सफल बनाने के। और अब खबर कानपुर से, जहां विकलांग दिनेश कुमार यादव को पुलिस चौकी रावतपुरा गांव में बयान देने के नाम पर बुलाकर अभियुक्तों के सामने मारपीट की गई। दिनेश कुमार यादव ने राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार से शिकायत की है। इस संबंध में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की बैठक शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में हुई। बैठक में तय किया गया कि पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ 23 अक्टूबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि थाने में मानव अधिकारियों का हनन हो रहा है। पुलिस जनता को संरक्षक देने की बजाय अपराधियों की संरक्षक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है कि पीड़ित को बयान देने के समय अभियुक्त चौकी किसके बुलाने से पहुंचे। बार बार अभियुक्तों द्वारा गवाहों को धमकाने में पुलिस की भी भूमिका है। अभियुक्तों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। कुमार यादव है। मेरा जो है अपने भाइयों से विवाद था और जिसमें से मेरा ताला 12/7/2019 को मेरे भाइयों ने बच्चा ठाकुर के साथ मिलकर तोड़ दिया और मेरा सामान भी गायब कर दिया, जिसका मुकदमा थाना कल्याणपुर में पंजीकृत कराया मैंने। जिसका जो है मुकदमे की जांच क्षेत्रपाल सिंह जी को सौंपी गई थी। वो मुझे फ़ोन करके बुला रहे थे जांच गवाहों के लिए। जब मैं अपने आज गवाह लेके चौकी गया तो मेरे जो उसमें मुकदमे में आरोपी हैं बच्चा सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह ठाकुर, वो वहाँ पहुँच गए। वो वहाँ पर गवाहों को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। तो जब मैं वीडियो बना रहा था तो चौकी इंचार्ज निकल आए अंदर से और वो सिपाही दोनों लोग मिलके मेरे साथ मारपीट करने लगे और उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरा वीडियो डिलीट कर दिया। चौकी इंचार्ज ने मुझसे कहा कि अगर तुम जो है इस तरीके से वीडियो बना रहे थे, मैं तुम्हें सरकारी कार में बाधा डालने के लिए 14 दिन के लिए जेल भेज दूंगा। और उन्होंने मुझे मारा और बंद कर दिया।
और मैं जब अपनी शिकायत लेके चौकी जाता हूँ, बच्चा ठाकुर को चौकी की पुलिस हमें लगता है फ़ोन करके बुला लेती है। वो हर बार वहाँ पहुँच जाता है और मेरी पुलिस नहीं सुनती है और पारिवारिक विवाद कह के मुझे वापस कर देती है। मुझे धर्मेंद्र सिंह और बच्चा ठाकुर से अपनी जान का खतरा है, क्योंकि वो हर बार जो है मुझे गाली बकता है, रात में दारू पी के गाली बकता है। मैं शिकायत करता हूँ और पुलिस मेरी सुनती नहीं है, मुझे वापस लौटा दे। तो वहीं कानपुर में नगर द्वारा पतारा ब्लॉक के राजकीय धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जनपद के समस्त धान खरीद केंद्रों पर निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद कानपुर नगर के समस्त धान क्रय केंद्र अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करें। प्रत्येक धान क्रय केंद्र पर एक लेखपाल संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय करते हुए नियुक्त किए जाएं। प्रत्येक धान क्रय केंद्र में जिन किसानों का धान अधिक नमी होने के कारण अस्वीकार किया जाता है, तो इस संबंध में प्रत्येक केंद्र पर एक रजिस्टर बनाया जाए, जिसमें उक्त किसान का नाम, मोबाइल नंबर तथा उसके धान में कितने प्रतिशत नमी पाई गई तथा धान अस्वीकार होने के कारण को अवश्य अंकित किया जाए। प्रत्येक किसान के धान की नमी नापते समय मोबाइल से वीडियो क्लिप बनाई जाए, जिसमें किसान क्रय केंद्र प्रभारी का चेहरा और नमी मापक यंत्र की रीडिंग स्पष्ट दिखानी देनी चाहिए। प्रत्येक दिन क्रय केंद्र प्रभारी अपनी नमी के आधार पर अस्वीकृति किसानों का विवरण यथा उक्त रजिस्टर की छायाप्रति तथा वीडियो क्लिप अपने वितरण निरीक्षण संबंधित उप जिलाधिकारी, जिला खाद्य वितरण अधिकारी तथा उपर जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण के दौरान एक किसान अपना धान लेकर आया था। उन्होंने किसान से जानकारी की कि धान आपका है, तो संबंधित व्यक्ति द्वारा अवगत कराया गया कि वह किसान का पुत्र है। इस पर जिलाधिकारी ने उससे जानकारी ली कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं हुई। किसान के पुत्र द्वारा अवगत कराया गया कि कोई समस्या नहीं हुई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नमी मापक यंत्र से धान की नमी को चेक किया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी घाटमपुर उपस्थित रहे। खबर गोरखपुर से। इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है, लगातार बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। पिछले कुछ समय में गोरखपुर में कोरोना की गति का रिपोर्ट कुछ कम हुआ है, पूर्ण खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अब पहले से अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। गोरखपुर में आज एक पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्या ने बताया कि पिछले कुछ समय से कोरोना की गति कुछ कम हुई है, परंतु अभी खतरे की स्थिति से बाहर नहीं है। त्योहारों का मौसम चल रहा है, इस स्थिति में बाजारों में भीड़ और दुकानदारों पर लोड अत्यधिक बढ़ रहा है और कुछ लोगों को कोरोना फिर से अटैक कर रहा है। ऐसे में लापरवाही करने पर स्थिति और खतरनाक हो सकती है। गोरखपुर में 300 लोगों की मौत हुई है। इसमें अभी आयु वर्ग के लोग हैं, युवा भी है तो बुजुर्ग भी हैं। सबको लॉकडाउन के पूरे नियम सदा पालन करना चाहिए। त्योहार घर पर बनाएं, सावधानी के साथ मनाएं। जरूरत पर अपने घर पर मिलने को बुलाओ या मिलने जाएं। कोरोना अभी गया नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से हम सभी को समझना होगा और अपनी समझदारी को बढ़ाते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। अभी भी लोग बेफिक्र होकर सड़कों पर बिना मास्क के इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, मानो कोरोना अब अलविदा हो गया हो, लेकिन इसकी दस्तक कभी भी सुनाई दे सकती है। भले ही मरीजों की संख्या में कमी आई हो, लेकिन अभी यह कहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में घरों से बेवजह ना निकले, अपने आप को सुरक्षित रखें और मास्कों का हमेशा प्रयोग करें। जो भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे वे स्वयं तो संक्रमित होंगे ही, अपने संपर्क में आने जाने वाले लोग भी संक्रमित करेंगे। अपील किया सर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ, कोरोना का कोई उपाय अभी भी नहीं है। टीकाकरण अभी भी कुछ भी नहीं है पूरे दुनिया में। अब देखिए तो त्यौहार के मौसम में ये बढ़ने का आशंका बहुत ज़्यादा है। खासतौर पे अभी यूरोप देश में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, हर जगह तो दोबारा स्पाइक हो गया, दोबारा पीक हो गया, दोबारा केसेस बढ़ने लगे। यहाँ भी दक्षिण भारत में केरल कुछ राज्य में दोबारा फिर केसेस बढ़ने लगे। इसका मुख्य कारण ये जो त्यौहार है और इस पर लापरवाही बरते हुए लापरवाही की वजह है। देखिए, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, इस समय में मिलना जुलना बिल्कुल मना करिए, ताकि तो जाड़े के वजह इसका प्रकोष्ठ और बढ़ेगा। इसको कोई इलाज नहीं है। अभी भी अब तक गोरखपुर में 300 लोग मर गए और अभी भी कम उम्र वाले भी उस पर शामिल है। ऐसे नहीं है, ऐसे मत मानिए केवल बुजुर्ग लोग का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है।
इस पर 25 साल का लोग भी है, 30 साल का लोग भी है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। लापरवाही ना बरतें, ये लापरवाही की वजह ही होता है। बार बार कहने के बाद बहुत लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का याद ही नहीं रखते हैं, और हाथ धोना और हाइजीन मेंटेन करना ये नहीं होता है। ये बार बार कह रहा हूँ, लापरवाही का हम जो रेट दे रहे हैं वो बहुत अधिक है, एंड वो जान अब जान से प्यारा कुछ है नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जान बचाने के लिए केवल आपका जान नहीं है, आपको पूरा परिवार का, खानदान, रिश्तेदार सभी का जान खतरे में है। अब इस बार त्यौहार है, सतर्क रहिए, घर का अंदर ही मनाइए। जो पूजा पाठ करते हैं, द्वादशाएँ मनाते हैं, वो घर का अंदर ही बैठ के मनाएं। कतई भीड़ इकट्ठा मत करिए किसी भी सूरत पे। आपका पड़ोस को बुलाना, रिश्तेदार को बुलाना, आपस में बांटना, मास्क हटा के खाना पीना, ये सारे चीज़ मना है निश्चित रूप से। आप इस पर लापरवाही ना करें, ताकि और अन्य देश से हम लोग जो सीखे हैं इसको दोबारा हम लोग का देश को होने मत दीजिए। सभी लोग उसको लड़ के मिल के लड़ेंगे, तब हम कोरोना से जीत पाएंगे। आगे 3-4 महीने के लिए जो इसका वैक्सीनेशन का और कोई दवा का कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। इसका एक ही विकल्प है, बचाव ही एक उपाय। आप उसका आने के पहले कैसे बचाएंगे उसी पे विचार करें। अब तक गोरखपुर में करीब 18,000 लोग उस पर चपेट में आ गए, उस पर कुछ लोग जान भी दिए हैं। मैं चाहता हूँ गोरखपुर में बाकी लोग बचे रहें और बाकी लोगों को कुछ नहीं हो जाए, इसका आप हमें साथ दें। तो वहीं कानपुर में 60 क्षेत्र के हाजीपुर कदीम ग्राम सभा के मजरा घुरुआ खेड़ा में बसंत यादव के खेत में फूल सिंह यादव निवासी घरुआ खेड़ा का बैल को ले जाकर काट डाला। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 1 बजे फूल सिंह यादव जब सोकर जगा तो उसने देखा कि उसका एक बैल नहीं है, तो वह शोर मचाने लगा। शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और शोर सुनकर कसाई भागने लगे, तो गांव वालों ने दौड़ा लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर कसाई भाग गए। पुलिस ने पहुंचकर मौके से एक बाइक और गौकसी करने का सामान अपने कब्जे में ले लिया है। क्षेत्र अधिकारी घाटमपुर रवि सिंह ने बताया कि मौके से प्राप्त बाइक की मदद से कसाईयों को पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। बैल का पोस्टमार्टम कराकर खेत में दफना दिया गया था। और अब खबर संभल से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। संभल में विभिन्न थानों में महिला हेल्पलाइन का उद्घाटन किया। प्रदेश भर में मिशन शक्ति के तहत हर थाने में महिला हेल्पलाइन डेस्क बनाए गए हैं। महिला हेल्पलाइन डेस्क मिशन शक्ति के दौरान बनाए गए हैं, जिसमें पीड़ित महिलाओं की तुरंत सुनवाई व पीड़ित महिलाओं की मदद की जाएगी। संभल जनपद में भी आज सभी थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क बनाए गए हैं, जिनका जिले के एसपी यमुना प्रसाद द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस दौरान विभिन्न संगठनों, समाज सेवियों और आदि ने आमंत्रित किया गया था, जिसमें मिशन शक्ति के दौरान बनाए गए महिला हेल्पलाइन डेस्क के माध्यम से अब पीड़ित महिलाओं की जल्द सुनवाई की जाएगी। पीड़ित महिला अपनी किसी भी परेशानी को लेकर थाने में आए और महिला आरक्षी को निडर होकर बताए। मिशन शक्ति के दौरान सभी थानों में बनाए गए महिला हेल्पलाइन डेस्क 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। वहीं महिला हेल्पलाइन डेस्क में आई शिकायतों की उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। इसी क्रम में जनपद संभल में भी हमारे 12 थानों में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है, जिसमें पुलिस पर्सनल और जन सहभागिता के द्वारा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को सम्मिलित होकर के इसका उद्घाटन किया गया है। समाज में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जितनी भी हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चियां हैं, उन सभी की सुरक्षा और उनका सम्मान बनाए और बढ़ाए रखने के लिए ये हेल्प डेस्क कारगर साबित होगा और इसी के माध्यम से समाज में ये मैसेज जाएगा कि नारी सम्मान हमारे लिए कितनी प्राथमिकता का विषय है। धन्यवाद। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम संगीता भार्गव है। अच्छा, आज यहाँ जो महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन हुआ है यहाँ पर कोतवाली में, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, इसके लिए पहले मिशन शक्ति के अंतर्गत हम लोग माँ दुर्गा आदि शक्ति के रूप में जो हमारे आदित्यनाथ योगी जी हमारे मुख्यमंत्री ने जो हम लोग को ये सौगात दी है, इसके लिए हम उन लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे अवसर पर हम लोग की महिलाओं को जागृत करने की पूरी कोशिश करी गई है। और एक जो महिलाएं थाने में आने से घबराती थी, अब वो घबराएंगी नहीं, वो आगे आएंगी और अपना प्रॉब्लम बेझिझक होकर जो महिला अधिकारी यहाँ बैठी होगी उससे डिस्कस करेंगे। हम लोग साथ हैं। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का इस हेल्प डेस्क के लिए। अच्छा, जिस तरह से नवदुर्गों में ये
महिला मिशन शक्ति चल रहा है और इसकी शुरुआत भी 9 अक्टूबर को, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इसके लिए आदि शक्ति हमारी पार्वती के रूप में हमारे नवदुर्गा को हमारी महिला शक्ति से जोड़ा गया है। अगर हम देखा जाए तो शक्ति ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम उधार लेकर सकें या हम किसी को दे सकें। शक्ति स्वयं में है, शक्ति अंदर है, हर महिला के अंदर शक्ति है। बस अब टाइम है कि महिला अपनी शक्ति को पहचाने और आत्मसम्मान, आत्मगरिमा, आत्म सुरक्षा रखते हुए आगे बढ़े और अपने आप को स्टैब्लिश करे, शिक्षित बने और अपना मुकाम हासिल करे, तभी हम सम्मान दिला पाएंगे। क्योंकि हम लोग महिला सम्मान में महिला सुरक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं। सुरक्षा के ऊपर तो बहुत सारी हेल्पलाइन गवर्नमेंट ने दी है, जैसे 1090, 112, 181, 1076, 102। बहुत एंटी रोमियो स्काउट काम कर रहा है, हमारा परिवार परामर्श काम कर रहा है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं सरकार ने हमें दी हैं जिसमें सुरक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं। बट आत्मसम्मान बनाना है, अपने आप को स्टैब्लिश करना है, अपने आप को खड़ा करना है और अपनी गरिमा रखते हुए अपने आप की पहचान बनानी है। वही शक्ति है, वही मिशन शक्ति का असली स्वरूप है। खबर संबल से दक्ष प्रजापति महिला समिति का उद्घाटन समारोह एवं पारिवारिक सभा का आयोजन सिद्धपीठ पातालेश्वर महादेव मंदिर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री आर्य द्वारा फीता काटकर एवं बबली आर्य व आशा ने भगवान दक्ष के चित्र की सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में आए सभी पदाधिकारियों को बेज लगाकर स्वागत किया गया। बैठक में सभी सदस्यों ने सीमा आर्य को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। इसके बाद महिलाओं ने शपथ ली। मीनाक्षी प्रजापति ने कहा कि सभी महिलाएं अपना दायित्व निभाते हुए अपनी बेटियों को संस्कार बनाएं। संतोष प्रजापति ने भी विचार व्यक्त किए। प्रेमा आर्य ने कहा कि हमें बेटे और बेटियों में अंतर नहीं करना चाहिए, बेटियों को भी बेटों की तरह उच्च शिक्षा दिलानी चाहिए। समिति के अध्यक्ष सीमा आर्य ने कहा कि समिति निर्धन परिवार की कन्याओं की सहायता करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहेगी। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हमें नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है। आज ये कार्यक्रम हो रहा है, किसने हो रहा है? ये हमने दक्ष प्रजापति महिला समाज समिति का गठन किया है, जिसमें हमने चीफ गेस्ट और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती गायत्री आर्य जी को बुलाया है, जिन्होंने फीता काट के इस संगठन का शुभारंभ किया है। और हम सभी ने ये प्रण लिया है, हम महिला प्रजापति समाज की महिलाएं हैं। ये संगठन हमने गठित किया है कि हम गरीब बच्चियों की और जो भी महिलाओं को और बालिकाओं के बारे में इन्हें जानकारी देंगे, जागरूक करेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे। तो किस तरह की जानकारी देंगे? जैसे कि आजकल का जो शक्ति संगठन चल रहा है, नारी शक्ति संगठन का, तो उसमें मतलब कि उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनना है, कैसे अपना बचाव कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए वो मतलब संस्थाएं खुली हों कि भाई यहाँ पे आपको ये सीखना वो सीखना। हम उन्हें खुद इस चीज़ से जागरूक करेंगे, थोड़ी जगह जगह जा करके कैंप लगा करके मतलब उन्हें आत्मरक्षा के गुण से। मेरे को बहुत खुशी हुई, ये कार्यक्रम रखा बच्चों ने, सबको मेरे को इस लायक समझा मेरे को कि जो मेरे को यहाँ पे उपस्थित किया गया है इन लोगों ने सबने मिलके। मैं बहुत आभारी हूँ इनकी सबकी, मेरी तरफ से सब। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।